हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा प्रजामंडल। हेलो दोस्तों, आवाज आपको सही आ रही है? ठीक है, चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हाड़ौती प्रजामंडल के अंतर्गत कोटा प्रजामंडल। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से लर्न भी करना है, समझना भी है और ट्रिक के थ्रू हम इसे परमानेंट लर्न भी करेंगे, जैसे हमने पुराने वाले 2-3 प्रजामंडल लर्न करे। जिन भी स्टूडेंट्स ने पुराने प्रजामंडल नहीं देखे हैं, हमने पूरी सीरीज डाल रखी है और आगे भी ये सीरीज पूरी कंप्लीट ही करेंगे, तो आप प्लीज उन्हें भी देखिए, अपने नोट्स बनाइए और उसे याद कीजिए। तो अब हम फटाफट शुरू करते हैं और आज का जो हमारा प्रजामंडल है ये है कोटा प्रजामंडल। तो करते हैं शुरू हम। देखिए, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम जी और अभिन्न हरि के सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में हुई है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि हाड़ौती प्रजामंडल जो है या फिर कोटा प्रजामंडल है, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कोटा प्रजामंडल के रूप में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। अच्छा, तो फिर कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। जैसे जैसे हम प्रजामंडल को पढ़ते जाएंगे, आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम जो प्रजामंडल है उनकी रीशेड्यूल यानी पुनः अगर वो स्थापित होते हैं तो 5 साल बाद स्थापित होते हैं अधिकतर। चाहे वो जयपुर हम पढ़ेंगे, जयपुर प्रजामंडल हो, या आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कोटा प्रजामंडल, और मैनी अदर्स जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना यानी हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में कब होती है? 1934 में। इस बात को ध्यान रखना, हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में। तो फिर कोटा प्रजामंडल रीशेड्यूल कब होता है? तो ये पुनः स्थापित होता है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद मतलब 1939। आगे आ भी जाएगा, अभी हमें इसको इतना ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब हम इसे याद कैसे करें? चाहे कोटा प्रजामंडल हो चाहे हाड़ौती प्रजामंडल हो, मेंबर है या उसको शुरुआत करने वाले हैं, उनका नाम दोनों में लगभग सेम ही है। तो देखिएगा, अब हम इसको लर्न भी करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर एक व्यक्ति कोटा कचौरी खाते हुए दिख रहा होगा और साथ में अलग से भी ये आप लोगों के लिए ही है, कोटा कचौरी रख रखी है। तो देखिएगा, कोटा प्रजामंडल, तो कोटा की फेमस फूड आइटम क्या है? कोटा कचौरी बहुत ही फेमस है, खाई भी होगी हमने। तो कोटा कचौरी जो है वो हरी चटनी के बिना तो अच्छी लगती ही नहीं है। भाई कोई कचौरी दे दे तो सूखी सूखी कचौरी क्या खाना, तो साथ में अगर हरी चटनी भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। तो कोटा प्रजामंडल मतलब कोटा कचौरी, और कोटा कचौरी के साथ हरी चटनी। अच्छा, खाते समय अपने नयन इधर उधर मत भटकाना, फोकस किस पर करना है? कोटा कचौरी पर। तो कचौरी खाते समय अपने नयन इधर उधर मत डाइवर्ट करना। तो देखिए, शुरू करते हैं। यानी कोटा प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम, देखिए ये व्यक्ति है ना, इसके नयन कहीं और ही जा रहे हैं, कचौरी पर फोकस नहीं है, तो नयन आपको इधर उधर नहीं रखने हैं, यानी नैनूराम। और साथ में हरी चटनी, तो हरी का मतलब हो जाएगा आपका अभिन्न हरि। तो कितना सिंपल है कि भाई, या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि कोटा कचौरी के साथ चटनी वो उसका अभिन्न हिस्सा है, तो अभिन्न हरि, और नैन इधर उधर नहीं रखने हैं, तो नैनूराम। किस रूप में स्थापित होता है? हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में। जो आप यहां देख रहे हैं नैनूराम जी, इनका विशेष तौर पर हाड़ौती प्रजामंडलों में योगदान था, ना केवल कोटा में बल्कि बूंदी में भी इनका योगदान है। देखिए, नैनूराम शर्मा पुलिस के कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और प्रजामंडल में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पहले इन्होंने अपना पद छोड़ा और इस प्रजामंडल के उत्थान में लग गए। आगे बढ़ते हैं। कोटा के एक महारावल थे जिनका नाम था उम्मेद सिंह द्वितीय। अच्छा, उम्मेद सिंह फर्स्ट नहीं है, ये उम्मेद सिंह द्वितीय है। तो उम्मेद सिंह द्वितीय को कोटा प्रजामंडल में या इस प्रजामंडल को सफल बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, तो सारा भार किन पर आ जाता है? इन युवा कंधों पर। कोटा में राजनीतिक चेतना का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा का ही है। अब इसको चाहे 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, चाहे किसी भी तरह बोलो, कुल मिला के कोटा प्रजामंडल में अभिन्न योगदान हरी चटनी का
और नयनों का ही है। यानी कोटा कचौरी खाते समय आप दो बातों का ध्यान रखें, एक तो नयन आपकी कोटा कचौरी पर ही होनी चाहिए, और सेकंड जो है साथ में हरी चटनी लेना ना भूलें। तो हरी से हरी चटनी, कोटा कचौरी, और नयन से नैनू राम। और नैनू राम कौन थे बताइए? पहले पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, इन्होंने अपना पद छोड़ा और आगे इस कार्य में लग गए। आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया है मैंने, पुलिस कांस्टेबल के पद पर थे। 1939 में, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अधिकतर प्रजामंडल रीशेड्यूल्ड होते हैं और कोटा प्रजामंडल उनमें से एक ही है। कोटा प्रजामंडल जो है हाड़ौती प्रजामंडल के रूप में 1934 में स्थापित हुआ था और 5 साल बाद रीशेड्यूल्ड होता है। अब रीशेड्यूल होता है तो देखिएगा, यानी 5 साल बाद 1939 और पुनः कोटा राज्य प्रजामंडल की या कोटा प्रजामंडल की क्या होती है? स्थापना होती है। तो बेसिकली 2 सन हो गए इसमें। एक सन आपको याद करना है 1934 और फिर 5 साल बाद ये रीशेड्यूल होता है यानी 1939। अब जब कोटा प्रजामंडल पुनः बनता है तो अधिवेशन होना स्वाभाविक है। भाई बैठक तो लेंगे ना कि करना क्या है, कैसे इसे सफल बनाना है। तो पहली बैठक कहाँ होती है, कैसे होती है? अधिवेशन होता है। तो देखिए, पहला अधिवेशन होता है 14 अक्टूबर 1939 को, यानी जब दोबारा से कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में, तब ही उसी समय ही एक अधिवेशन बुला लिया जाता है। और कहां पर बुला लिया जाता है? ध्यान रखें, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में कहां पर? मांगरोल। और मांगरोल कहां पड़ता है? बारा में। इसी समय प्रथम बार, अच्छा इसको पहले पढ़ने से पहले इधर देख लीजिए, पहला अधिवेशन कहां होता है? मांगरोल बारा में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं नैनू राम जी। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो प्रजामंडल है, जब हमने इसको स्थापित किया था या रीशेड्यूल किया था, तो भी स्टार्टिंग में भी 2 नाम थे, अभिन्न हरि जी और नैनू राम जी। अगेन जब हमने दोबारा बनाया है तो भी ये 2 नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभिन्न हरि है, ठीक है ना, अभिन्न हरि जिन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी, अभिन्न हरि बेसिकली 12 से ही थे, 12 मांगरोल से। तो इन्होंने कहा कि भाई हम जो पहला अधिवेशन लेंगे वो लेंगे 12 में, लेकिन अध्यक्षता मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 12 में मुझे पता है कैसे क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करना है, तो मैं आपके लिए अरेंजमेंट पूरे कर दूंगा। लेकिन हाँ, आप हमारे यहाँ पर आए हैं नैनू राम जी, और आप ही यहाँ पर क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। हालांकि 1940 में इसका दूसरा अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तब करते हैं अभिन्न हरि। लेकिन आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, पहले अधिवेशन में 1939 में इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? नैनू राम जी ने। कहां पर हुआ था? अब देखो, ये कोटा में नहीं हुआ है, ये हुआ है मांगरोल बारा। तो बार बार कोटा कचौरी मत मांगो, ये देखो मांग रहे हैं ना, तो बार बार कोटा कचौरी मत मांगो। पहली बार में बार बार, बार बार से 12, मांगने से मांगरोल। इसी समय प्रथम बार महिला सम्मेलन का भी आयोजन होता है और शारदा भार्गव इसमें महत्वपूर्ण अपना हिस्सा लेती है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 6 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भी की। भाई शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर प्रजामंडलों में होती ही है। जैसे इससे पहले जो हमने एक प्रजामंडल पढ़ा था झालावाड़, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में रतनलाल जी ने काम किया था। शिक्षा के क्षेत्र में बेगार विरोधी, जागीरदारों के खिलाफ, ये सारे कार्यक्रम जो हैं प्रजामंडल की विशेष भूमिका होती है जो इसे बांधे रखते हैं। पंडित नैनूराम शर्मा ने मोडक हाड़ौती शिक्षा मंडल की भी स्थापना की थी। अब देखो इसमें सारा योगदान अधिकतर पंडित नैनूराम शर्मा का ही है। अब मोटे मोटे तौर पर भी अगर हमें याद हो जाता है कि बताइए नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है, या अभिन्न हरि और नैनूराम शर्मा मिलकर कौन से प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा हरी चटनी और नैनो से कोटा कचौरी, तो कोटा प्रजामंडल। 1941 में कुछ अज्ञात लोग होते हैं और वो नैनूराम जी पर हमला कर देते हैं और उसमें नैनूराम जी जो है वो उनकी हत्या हो जाती है। तो 1949 में नैनूराम जी की हत्या हो जाती है और सारा का सारा भार अभिन्न हरि जी पर आ जाता है। और भी बहुत सारे व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं।